नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चुल कमला देवी सिंह भी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। इतिहास के बारे में हमने पहले 2 रियासतें पढ़ी, फिर कल की क्लास में हमने आमेर रियासत के जो प्रारंभिक जो शासक थे उन प्रारंभिक शासकों के बारे में चर्चा की थी। तो प्रारंभिक शासकों के बारे में चर्चा करते हुए मैंने बताया था आपको कि कछावा वंश की जो नींव है वो दुल्ले राय के द्वारा रखी गई थी 1137 ईस्वी में। प्रारंभिक राजधानी उसने ढूंढाड़ की राजधानी दौसा को बनाया। उसके पश्चात जमुआ रामगढ़ बनी, फिर बनी थी राजधानी आमेर जो जयपुर शहर की स्थापना तक रहती है। और यह भी बताया था कि जो आमेर रियासत है आमेर जो राजधानी है वो राजधानी बनाई थी कोकिल देव ने। उसके पश्चात मैंने बताया था शासक आया था राजदेव। तो राजदेव के बारे में बात बताई थी मैंने आपको, उसने महलों का निर्माण करवाया। उन महलों को कदमी महल कहते हैं, जो आमेर रियासत के या जयपुर रियासत के सबसे प्राचीन महल थे। वहां पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। उसके पश्चात मैंने आपको अगला शासक पढ़ाया था इसका पुत्र पृथ्वीराज कछावा। तो पृथ्वीराज कछावा के बारे में बताया था। खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की मदद की और उसके 2 पुत्र थे, शेखा और नरु था, उसने नरु का वंश की स्थापना की थी। शेखा ने शेखावती वंश साहित्य की स्थापना की और राव शेखा था, उसकी छत्री परशुरामपुरा गांव झुंझुनू के अंदर बनी हुई। अब हम आज इससे आगे के शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बीच में 4-5 शासक आते हैं। पृथ्वीराज कछावा के पश्चात रतन सिंह है और भी 1-2 शासक है, उनका कोई विशेष इतिहास नहीं है। महत्वपूर्ण शासक आता है बारमल या बिहारीमल, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जब बारमल शासक बना था ना, इस समय बारमल लगभग ये 50 वर्ष की उम्र में शासक बना और इसको पता था कि मेरे सामने आने वाले समय में क्या क्या समस्या है। उन समस्याओं से बचने के लिए इसको महसूस हुआ कि भाई अगर मेरे किसी की सहायता नहीं रही, मजबूत पक्ष की, शक्तिशाली लोगों की, तो हो सकता है ये मेरी जो रियासत है बहुत जल्दी ही पतन हो जाएगा या मुझे किसी न किसी का गुलाम होना पड़ेगा। इसी दरमियान बात आती है दिसंबर 1556 की। 1555 में शासक बनता है और बात आती है दिसंबर 1556 ईस्वी को। दिसंबर 1556 ईस्वी के अंदर इसका एक दोस्त था और उस दोस्त का नाम था मजनू खां। दोस्त का नाम था मजनू खां। अब देखो नाम के हिसाब भी ध्यान रखना, मजनू है तो मजनू क्या करवा सकता है वो तो आपको बताइए। मजनू यही कार्य करवा सकता है, एक दूसरे की मुलाकातें करवा सकता है और ज्यादा कुछ विशेष नहीं करवा सकता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मुलाकात जरूर करवा देते हैं। यही काम किया था इस मजनू ने। अब क्या किया तो ध्यान रखना, इस मजनू खान ने दिसंबर 1556 ईस्वी में इस बारमल की जो मुलाकात है वो मुलाकात करवाई थी अकबर से। किससे मुलाकात करवाई? अकबर से करवाई थी। अकबर इससे बड़ा प्रभावित हुआ। अब क्यों प्रभावित हुआ वो भी कारण बता देता हूं, क्योंकि बारमल ने बिगड़े हुए हाथी पर कंट्रोल किया था, इससे अकबर प्रभावित हुआ। और अकबर ने इसको कहा भी था कि आने वाले समय के अंदर हमें जब भी जरूरत होगी तो सबसे पहले आपको ही याद किया जाएगा। अब थोड़ी सी अकबर के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि जो अकबर है ये शासक बना था 1556 ईस्वी के अंदर। 1556 से लेकर के 1562 ईस्वी तक इसका जो शासन काल है वो 2 भागों के अंदर कहलाता है, 2 भागों के अंदर बंटा हुआ था। अब 2 भाग कौन कौन से? तो पहले तो ये बैरम के संरक्षण में था 1556 से लेकर के 60 तक, और फिर 60 से 62 तक 2 वर्षों का जो शासन था अकबर का, 60 से 62 तक का, वो शासन कहलाता है पेटीकोट की सरकार या हरम का शासन। पेटीकोट सरकार या हरम का शासन। इस दरमियान क्या था,
अनमन का और जीजीबाई का प्रभाव पूरा पूरा अकबर के ऊपर पड़ा हुआ था। तो वो कैसे प्रभाव पड़ा था वो कभी हम मुगल वंश पढ़ेंगे, उस समय हम चर्चा करेंगे। तो 1562 ईस्वी के अंदर इसे वापस पता चल गया कि भाई इस पेटीकोट के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ है, मुझे तो मेरे साम्राज्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। इतने दिन ये अयाशी कर ली वो बहुत है। तो ये 1562 ईस्वी में वहां से निकल करके आता है फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी आने के पश्चात यहां पर इसको किसी ने बताया कि आप तीर्थ यात्रा कीजिए, कुछ काम कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। तो तीर्थ यात्रा के लिए अकबर जा रहा था। इस समय भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता का जो सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र था वो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आता है अजमेर। अजमेर इसलिए था क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है, जो मुस्लिम संप्रदाय के लिए सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। तो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आ रहा था अकबर। कब आ रहा था? 1562 में। इस बात का पता चला था बारमल को। तो बारमल गया सीधा इस अकबर के पास में, यहाँ से जयपुर से सीधा अकबर के पास में गया और अकबर और बारमल की यहाँ पर मुलाकात करवाता है चगताई खां। ध्यान रखना, व्यक्ति का नाम आता है चगताई खां, और यह मुलाकात हुई थी 20 जनवरी 1562 ईस्वी को। चगताई खां के द्वारा 20 जनवरी 1562 ईस्वी के दिन बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के पश्चात बारमल के मन में शंका रही, क्या पता ये मित्रता ज्यादा दिन चले नहीं चले। अमरीशपुरी वाला डायलॉग इसने काम में ले लिया कि क्यों नहीं इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो बारमल अकबर से कहता है, देखिए हम हमारी ये जो मित्रता है इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दे। अकबर कहता कैसे बदलेगी? कि देखो हमारे एक छोरी है, उसका विवाह आपसे करूंगा। अकबर बोलता देखिए यो आप काम गलत कर रहे हो, मैं अभी जा रहा हूं धार्मिक यात्रा पर, और धार्मिक यात्रा पर विवाह से संबंधित कुछ नहीं चर्चा होती है। मेरे जो अभी जो कर्म है उन कर्मों को आप अशुद्ध मत कीजिए, क्योंकि मैं पिछले 2 वर्षों से पेटीकोट के अंदर ही रहा था, तो वो जो पाप हुआ था उस पाप को धोने के लिए मैं जा रहा हूं। बारमल हट करके बैठ जाता है कि नहीं आपको मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। अकबर कहता नहीं करूंगा, बारमल कहता करना पड़ेगा। तब आखिरकार के थक करके हार करके अकबर कहता है ऐसा कीजिए मुझे एक बार वहां पर जाने दीजिए, और जब वहां से वापस लौटूंगा ना तब मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा या इसके विवाह के बारे में सोचूंगा। तो ध्यान रखना 20 जनवरी 1562 ईस्वी को चगताई खां के द्वारा बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कहां पर अधीनता स्वीकार की? तो ध्यान रखना सांगानेर के अंदर अधीनता स्वीकार की। सांगानेर कस्बा है, वहां पर इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। पहले बार तो मुलाकात हुई 1556 में मजनू खान द्वारा, दूसरी बार चगताई खां के द्वारा पूरी अधीनता ही स्वीकार कर ली गई थी। ध्यान रखना आमेर रियासत राजपूताने की पहली रियासत है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। बारमल या बिहारी मल पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। रियासत के आधार पर यह आमेर आती है और शासक के आधार पर कौन आता है? बारमल। क्लियर है? तो फिर आगे चलते। अब बारमल ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि आप ऐसा कीजिए, ध्यान रखिए अकबर या अजमेर आकर के वापस कब जाता है, वापस जाते समय मेरे को समाचार देना। 15-20 दिन गुजरे तो एक दिन एक भागा भागा सिपाही आता है बारमल के पास में कि बारमल अकबर तो यहाँ जयपुर ही आगे चली गई हो। बारमल कह रहा है चलो पैसा पीछे चलो। तो यहाँ से बारमल पीछे जाता है और इस समय अकबर है वो अकबर पहुंच जाता है सांबर नामक स्थान पर। तो सांबर में पहुंचने के पश्चात बारमल कहता कि साहब आप तो ऐसे ही जा रहे थे, आपने कहा था कि वापस से जाते समय मैं मेरे विवाह करूंगा, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था।
तो अकबर ने कहा कि देख तू रास्ते में मिला नहीं तो मैंने सोचा कि तेरा प्लान परिवर्तन हो गया था, तेरे विचार बदल गए थे, इसलिए मैं नहीं आया था। कि कोई बात नहीं, अब तो विवाह कर लो। तो यहीं पर सांबर के अंदर 6 फरवरी 1562 ईस्वी को अकबर की बारमल की पुत्री, जिसका नाम आता है, देखो मूल नाम तो था मानमती, दूसरा नाम था हरकाबाई, तीसरा नाम था जोधाबाई, इसका विवाह किया गया था 6 फरवरी 1562 ईस्वी को सांबर नामक स्थान पर अकबर। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर के विवाह की चौरी कहां पर बनी हुई है? तो ध्यान रखना, अकबर के विवाह की चौरी है वो सांबर के अंदर बनी हुई है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात अकबर इस हरकाबाई को लेकर के, आपको मानमती ध्यान नहीं रखना है, विशेषतः हरकाबाई ही ध्यान रखना, इस हरकाबाई को लेकर के अकबर पहुंचता है आगरा। अब देखो, अकबर को हरकाबाई के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था कि ये हरकाबाई कैसी है, कैसे गुण है, कैसे लक्षण है, कैसे चरित्र है, क्या नाम है, ये भी यहाँ तक पता नहीं था। वर्तमान में अगर बात करें तो कहीं पर किसी लड़के के अगर रिश्ते की बात चलती है, उतने में वो आगे वधु पक्ष की पूरी डिटेल ले लेता है। लेकिन यहाँ पर तो अकबर को हरकाबाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आगरा पहुंचने के पश्चात अकबर और हरकाबाई की जब पहली मुलाकात होगी, तो आपको ही पता है कि भाई दोनों के बीच में जो बातचीत की जो शुरुआत होगी वो कहां से शुरुआत होगी? शुरुआत तो अकबर ही करेगा। अब शुरुआत क्या करेगा? यही करेगा कि भाई तेरा नाम क्या है। तो अकबर ने नाम पता नहीं था, तो पहली मुलाकात के दौरान आगरा पहुंचने के पश्चात, विवाह के पश्चात आगरा पहुंचने पर अकबर ने हरकाबाई से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो हरकाबाई शर्माते हुए बोली, हमारा नाम तो हरकाबाई है। अकबर क्यों? ये बाई है कि भाई है? ये बाई है, ये हमको अच्छे नहीं लगते, हम ये नाम नहीं रखेंगे आपके। तो हरकाबाई बोली, तो क्या नाम रखोगे? तब अकबर कहता है कि मैं तेरा नाम हरकाबाई नहीं रखूंगा, आज से तुझे मुगल दरबार के अंदर मरियम उस्मानी के नाम से जाना जाए। अकबर ने नाम दे दिया मरियम उस्मानी। अब जैसे ही हरकाबाई ने ये मरियम उस्मानी नाम सुना, हरकाबाई नाराज हो गई कि रात दिया यो कहीं नाम रखे मरियम मरियम मरियोड़ी मरियोड़ी मनी यो नाम छको होने लगा। अकबर की वजह बावड़ी इसको नाम को मतलब कही है। सुन, मरियम को शब्द दिया, मरियम शब्द को अर्थ दिया करे रोशनी, और उस्मानी को अर्थ दिया करे महल की। तार नाम को अर्थ निकले महल की रोशनी, तो तुम्हारा महल की रोशनी है। तो हरकाबाई बोली कि अब तो एक बार नहीं, दिन के माने पूरे दिन ही आपने नाम यो मरियम उस्मानी रिया क्या करो। या इतनी सी बात याद रहे महिलाओं की, अगर थोड़ी सी तारीफ कर देना फिर बाद में तुमसे आप क्या का कुछ भी करवा सकते, वही हो गया था यहाँ। तो विवाह हो गया। अकबर ने तो मरियम उस्मानी नाम दिया। अब ये मरियम उस्मानी नाम दिया ना, इसकी हमें जानकारी किससे मिलती है? तो ध्यान रखना, अकबर का जो पुत्र, अकबर का पुत्र नाम था सलीम या जहांगीर। तो जहांगीर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई तुजुके ए जहांगीरी, उस तुजुके ए जहांगीरी के अंदर ये नाम पहली बार मिलता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो मरियम की उपाधि है, वो मरियम की उपाधि दी गई थी शेख सलीम चिश्ती के द्वारा, ये भी ध्यान रखना। और उस्मानी की उपाधि है वो इसके पुत्र के द्वारा दी गई, और पुत्र का नाम था जहांगीर ने दी है, शाहजहां ने नहीं दी। ठीक। और ये जो जोधाबाई है, तो ध्यान रखना, आमेर रियासत की कोई भी महिला है वो जोधाबाई नहीं कहलाई। मारवाड़ रियासत की जो राजकुमारियां थी वो जोधाबाई कहलाती थी, ये ध्यान रखना। लेकिन एक इतिहासकार आया, फिल्म निर्देशक आया जिसका नाम आता है के आसिफ। फिल्म निर्देशक था जिसका नाम आता है के आसिफ, और इस के आसिफ ने एक फिल्म का निर्देशन किया, उसका नाम आता है जोधा
अकबर। और इस फिल्म के अंदर अकबर के विपक्ष जोधा के रूप में इस हरकाबाई को निरूपित किया गया था, जिसके कारण हरकाबाई जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हो गई, लेकिन मूलतः जोधाबाई यह नहीं थी। दूसरी बात, यह अकबर और अकबर के पुत्र जहांगीर की जो भी राजपूताने की पत्नियां थी वो जोधाबाई ही कहलाई थी, ये भी ध्यान रखो। अब अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात इनके संतान हुई। उस संतान का नाम रखा गया था सलीम। और ये सलीम किसके आशीर्वाद हुई, कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, वो हम कभी अकबर पढ़ेंगे स्पेशली तब बताऊंगा। सलीम का ही दूसरा नाम आता है आपके जहांगीर, ये ध्यान रखना। हाँ, बारमल पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। आमेर पहली रियासत जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। बारमल पहला शासक जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए। आमेर रियासत पहली रियासत जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए। या ये कथावा वंश पहला राजवंश राजपूताने का जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब इस विवाह से अकबर खुश हुआ और अकबर खुश होकर के इस बारमल को 5000 की मनसबदारी प्रदान की थी। अपने ससुर को 5000 की मनसबदारी प्रदान की, साथ में एक उपाधि प्रदान की, अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि भी किसने प्रदान की थी? अकबर ने। किसको? बारमल या बिहारी मल को। बारमल ने टोंक के अंदर एक शहर बसाया, उस शहर का नाम आता है लवान शहर। ये ध्यान रखना आप, लवान शहर है वो बारमल के द्वारा बसाया गया था। ये बात आती है बारमल के बारे में। पर फिर बाद में अगला शासक बनता है बारमल का ही पुत्र, जिसका नाम आता है भगवंत दास। तो अब चर्चा करते हैं हम भगवंत दास के बारे में कि उसने क्या विशेष किया, क्या कुछ है उसका। तो ध्यान देना, जो भगवंत दास था या उसका दूसरा नाम आता है भगवान दास, वो इसी बारमल का पुत्र था। इसी मानबाई का, मानीपति का या हरकाबाई कह सकते हो या मरियम उस्मानी कह सकते हो, इसका भाई था। तो अब शासक है हमारे भगवंत दास या भगवान दास। भगवान दास या भगवान दास के बारे में अब शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, ये था बारमल का ज्येष्ठ पुत्र। ये जब अकबर के दरबार में गया तो अकबर ने इसको राजा की उपाधि प्रदान की थी। किसने? अकबर ने। क्या उपाधि दी? राजा की उपाधि प्रदान की थी। सब पहले ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, इसके पिताजी को भी 5000 की मनसबदारी प्रदान थी। इसको भी अकबर ने 5000 की मनसबदारी प्रदान की थी, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक प्रचलन शुरू हो गया था मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाने का। तो ध्यान रखना, इस बारमल के भगवान दास के भी एक पुत्री थी जिसका नाम आता है मानी बाई। मानी बाई का ही दूसरा नाम है मनभावती। मानी बाई का ही दूसरा नाम है मनभावती। मानी बाई, मनभावती, या आप ये भी कह सकते हो मान बाई। ये कौन थी? तो ध्यान रखना, भगवंत दास की थी पुत्री। इस मानी बाई, मनभावती या मान बाई, इसका जो विवाह है वो भगवंत दास ने अकबर के पुत्र सलीम के साथ में किया। सलीम, या आप ये भी कह सकते हो कि जहांगीर के साथ में इसका विवाह किया था। किसने? भगवंत दास ने। सोचना वाली बात है, सलीम के जहांगीर के भगवंत दास लगता है मामा। मामा ने अपनी पुत्री का विवाह यहाँ पर भांजे के साथ में कर दिया। ये यहाँ पर आगे कंटिन्यू और चलेगी, कंफ्यूज मत होना, इनके अंदर ऐसे ही चलता था। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा इतिहास से बिगड़ा हुआ है। तो मानी बाई और जहांगीर की जो संतान हुई, उस संतान का नाम रखा गया था खुसरो।
खुसरो नाम रखा गया था। ठीक है, ये खुसरो हुआ, खुसरो जब जवान हुआ तो खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध कर दिया था विद्रोह। क्यों विद्रोह किया था? तो ये उत्तराधिकार को लेकर के इसको लगा कि भाई मेरा पिता है वो अभी 70-80 साल का हो गया, अभी भी ये राजगद्दी पर बैठा हुआ है, तो मेरा राजसिंहासन का नंबर कब आएगा, या मेरा जब तक नंबर आएगा तब तक मैं तो साला टपक ही जाऊंगा, राजा ही नहीं बन पाऊंगा। तो इसलिए इसने विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह में खुसरो की मदद की थी खुसरो के मामा मान सिंह ने। खुसरो का मामा था मान सिंह, उसने मदद की थी किसकी? खुसरो की। कब? जब इसने खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध कर दिया था विद्रोह। पहले बात तो ये। अब इसके पश्चात आगे बात करें और सहयोगी कौन था, तो और सहयोगी था खुसरो का सिखों का पांचवें गुरु अर्जुन देव। ये भी खुसरो के साथी थे, सहयोगी थे। जहांगीर ने खुसरो को पकड़ लिया, खुसरो को पकड़ करके इसको मृत्युदंड दे दिया था। ये जो मानीबाई मनवावती या मानबाई थी, ये इस सलीम या जहांगीर के इसकी एक आदत थी अफीम खाने की। अब अफीम की आदत क्यों थी वो ये बता देता हूं कि ये बचपने के अंदर अनारकली के प्रेम में पड़ गया था, लेकिन अकबर ने इसके प्रेम को सफल नहीं होने दिया। अकबर जल्दी इसको और अनारकली को दूर कर देता है। तो उस गम को भूलने के लिए ये अफीम खाता था। इसका अफीम खाने की आदत से परेशान हो गई थी मानबाई। इसके कारण मानबाई ने कर ली थी आत्म हत्या। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मानबाई है ना, ये मानबाई मुगल दरबार के अंदर प्रसिद्ध हुई थी साहेब बेगम के नाम से। किसके नाम से प्रसिद्ध हुई थी? साहेब बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये जो सलीम है, सलीम ने उसे सुल्तान निसा की उपाधि भी प्रदान की थी। ये भी ध्यान रखना। किसने? सलीम ने। किसको? सलीम या जहांगीर ने उपाधि दी साहेब बेगम या सुल्तान निसा की। किसको दी? मानीबाई मनवावती या मानबाई को ये उपाधि दी थी। क्लियर नहीं आता? अब देखो, ये जो भगवान दास था ना, इस भगवान दास को अकबर ने, किसने? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के अंदर भेजा था। ये भी एक बात है, ध्यान रखना। तीसरे शिष्टमंडल में भेजा था। किसको भेजा था? भगवान दास या भगवान दास को किसने भेजा? अकबर ने भेजा था। कहां पर? प्रताप को समझाने के लिए। हालांकि इस शिष्टमंडल के अंदर गया था, लेकिन ये शिष्टमंडल है वो सफल नहीं हुआ था। फिर आगे चल करके कालांतर के अंदर हल्दी घाटी युद्ध का होना प्रारंभ हुआ था, तब इसका पुत्र वो शासक बन गया था। अब भगवान दास के पश्चात शासक बनता भगवान दास का पुत्र, जिसका नाम आता है मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह आमेर रियासत का पहला शक्तिशाली शासक, पहला महान शासक मान सिंह था, जिसके इजाजत के बगैर मुगल दरबार के अंदर हवा भी नहीं चल पाती थी। एक ऐसा शासक था मान सिंह, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।